मुंबई का सूर्यवेद एनर्जी हेडक्वार्टर हमेशा की तरह चमक रहा था, लेकिन उस दिन उसकी दीवारों के भीतर एक असामान्य तनाव मंडरा रहा था। कंपनी की सीईओ अनन्या मेहरा सुबह से ही मीटिंग रूम अरुणोदय में बैठी थीं, जहां एक ऐतिहासिक प्रस्तुति होने जा रही थी। आज का दिन सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं था, ये था एक लड़ाई विश्वास और निवेश के बीच। यूके क्लीन एनर्जी फाउंडेशन, जर्मन ग्रीन फंड और जापान सस्टेनेबल अलायंस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आज सूर्यवेद की साउथ एशिया सोलर कॉरिडोर प्रोजेक्ट में संभावित $500 मिलियन निवेश पर अंतिम फैसला लेने वाली थीं। लेकिन जिस घड़ी मीटिंग शुरू होनी थी, उसी घड़ी सब कुछ बिगड़ गया। माम, हमारा मुख्य दुभाषिया चेन्नई में फंस गया है, फ्लाइट कैंसिल हो गई। पीआर हेड ने घबराते हुए रिपोर्ट दी। क्या बैकअप है? अनन्या ने ठंडी आवाज में पूछा। दूसरे दुभाषिए को बुलाया है, लेकिन तकनीकी स्लाइड्स और फाइनेंशियल डेटा उसे नहीं दिए गए थे। और जैसे कि वही काफी नहीं था, प्रोजेक्टर की फॉर्मेटिंग भी गड़बड़ा गई। फ्रेंच, जापानी और जर्मन टेक्स्ट एक ही स्लाइड में उलझ गए, अनुवाद अधूरा, डेटा अस्पष्ट। फिर आया सबसे बुरा क्षण। थॉमस ग्रीन, यूके फाउंडेशन के प्रतिनिधि, अचानक खड़े हुए। उनकी आवाज साफ थी, लेकिन लहजे में नरमी नहीं। वी कैनॉट प्रोसीड, वी आर विदड्रॉइंग फ्रॉम दिस पार्टनरशिप इफेक्टिव इमीडिएटली। कमरे में सन्नाटा छा गया। जर्मन और जापानी प्रतिनिधियों ने भी अपनी फाइलें समेट लीं। अनन्या ने बोलने की कोशिश की, प्लीज लेट अस एक्सप्लेन। लेकिन आवाज थरथरा गई। उनके दाहिने हाथ, सीईओ राजीव कपूर, जो आमतौर पर आक्रामक अंदाज में बोलते थे, इस बार चुप थे, चेहरा फीका, नजरें झुकी हुईं। बोर्डरूम का माहौल बिजली की तरह भारी हो गया। प्रोजेक्ट टीम के सदस्य एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी ने कोशिश की कुछ कहने की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उस समय, जब सब कुछ समाप्त होता लग रहा था, कमरे के पीछे की सीटों से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई। एक्सक्यूज मी सर, देयर सीम्स टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सबने पलट कर देखा। एक महिला, साधारण सूती साड़ी में, हाथ में पोछा पकड़े खड़ी थी। कोई पहचान नहीं पाया तुरंत, लेकिन वह थी रुक्मिणी देवी, कंपनी की रात की सफाई कर्मी, जो सालों से यहाँ काम कर रही थी। कमरे में हलचल मची। कुछ लोग फुसफुसाए, वो कौन है? किसी ने इन्हें आने दिया? उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी ने बिना विचलित हुए आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने हाथ जोड़े और बिना रुकावट फ्रेंच में बोलना शुरू किया। फिर जर्मन, जापानी और अंत में अरबी में। उनके शब्द सटीक थे, उच्चारण स्वाभाविक, और लहजा ऐसा जैसे वह वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोल रही हूँ। कमरे की हवाएं रुक गईं। थॉमस ग्रीन की भौहें उठीं। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा, वेल, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। अनन्या अवाक थी, कुछ कह नहीं पाईं। उन्होंने अपनी टीम की ओर देखा। राजीव, पीआर हेड, फाइनेंस डायरेक्टर, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। रुक्मिणी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर आप चाहें तो मुझे सिर्फ 10 मिनट दें। मैं इस परियोजना की मूल अवधारणा को आपके ही शब्दों में आपके सामने रख सकती हूँ। लेकिन इस बार सही अनुवाद के साथ। अनन्या ने चुपचाप सिर हिलाया। शायद पहली बार उस महिला को उन्होंने असली रूप में देखा, एक इंसान के रूप में, एक काबिल इंसान के रूप में। रुक्मिणी ने सामने रखे दस्तावेज उठाए, कुछ सुधार किए, और बहुत ही सहजता से एक लघु प्रस्तुति दी, हर भाषा में, हर आंकड़े को स्पष्ट करते हुए। द सोलर कॉरिडोर इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल वेंचर, उन्होंने कहा। इट्स अ सोशियो इकोलॉजिकल ब्रिज अक्रॉस बॉर्डर्स। इफ यू रिजेक्ट इट बिकॉज ऑफ आवर टेक्निकल एरर, you might be walking away from a climate model Asia desperately needs. कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह डर का नहीं, सोच का था। थॉमस ने चुपचाप अपनी फाइल बंद की। फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने धीमे से मुस्कुराकर सिर हिलाया। जापानी प्रतिनिधि ने नोटबुक बंद की और कहा, वी विल रिकंसिडर। मीटिंग स्थगित हुई, लेकिन ये हार नहीं थी, बल्कि यह उस दिन की सबसे बड़ी जीत थी, उस महिला की, जिसकी पहचान थी ही नहीं। जब सब लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे, अनन्या वहीं बैठी रहीं, अपनी सीट पर। उनके मन में सिर्फ एक प्रश्न गूंज रहा था, वह कौन थी? उद्धरण चिन्ह। बाहर गलियारे में रुक्मिणी अपनी बाल्टी और पोछा लिए फिर से सफाई में जुट गई थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस दिन सूर्यवेद के बोर्डरूम में सिर्फ एक मीटिंग नहीं पलटी, एक पूरी कंपनी की आत्मा हिल गई थी। सूर्यवेद एनर्जी के हेडक्वार्टर में अगली सुबह सन्नाटा पसरा था, मानो रात के उस घटनाक्रम ने पूरी इमारत की आत्मा झकझोर दी हो। सीईओ अनन्या मेहरा अपने केबिन में बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखें सामने की बड़ी शीशे की खिड़की से बाहर देख रही थीं। नहीं, बाहर नहीं, भीतर, खुद के भीतर। उनके सामने टेबल पर रुक्मिणी देवी की सुरक्षा आईडी रखी थी, सामान्य नीला कार्ड, जिस पर हाउसकीपिंग स्टाफ लिखा था।
लेकिन अब वह कार्ड एक रहस्य का प्रवेश द्वार बन चुका था। अनन्या ने इंटरकॉम पर अपने निजी सहायक को बुलाया। उस महिला को बुलाओ जो कल बोर्डरूम में अनुवाद कर रही थी। नाम रुक्मिणी देवी। अब 20 मिनट बाद रुक्मिणी देवी उनके ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थीं। वही सादी साड़ी, सिर पर ढीली चोटी, हाथ में वही पुराना पर्स। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था बल्कि एक संतुलन, एक शांति जो अनन्या को असहज कर रही थी। बैठिए, अनन्या ने कहा। रुक्मिणी ने धीरे से सिर झुकाया और सामने की कुर्सी पर बैठ गईं। कमरे में कुछ पल चुप्पी छाई रही। आपने कल जो किया, अनन्या ने कहना शुरू किया, फिर रुक गईं। शब्द जैसे अपर्याप्त लग रहे थे। आप जानती हैं आपने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी ने सीधे आंखों में देखा। मैंने एक गलती को सुधारा जो मेरे सामने घट रही थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकी। अनन्या थोड़ी देर तक उन्हें देखती रहीं। फिर उन्होंने पूछा, आपको इतनी भाषाएं कहाँ से आईं? आपकी पृष्ठभूमि क्या है? अब रुक्मिणी की आंखों में हल्का कंपन आया, लेकिन आवाज स्थिर रही। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। भाषाशास्त्र में मास्टर्स और फिर पीएचडी की थी। मेरी रिसर्च यूरोपीय भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण पर थी। मैंने यूनाइटेड नेशंस के लिए 3 वर्ष काम किया अनुवाद विभाग में। अनन्या अवाक रह गईं। फिर आप यहाँ सफाईकर्मी कैसे बन गईं? उद्धरण चिन्ह। मेरे पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हम तब न्यूयॉर्क में थे। मेरी बेटी प्रिया उस हादसे में अपंग हो गई। हमें भारत लौटना पड़ा। मैं नौकरियों के लिए दर दर भटकी, लेकिन कहीं स्वीकार नहीं किया गया। ओवर क्वालिफाइड कहकर मना कर देते थे, या फिर कहते थे कि मेरी बेटी की बीमारी से मैं डिस्ट्रैक्शन बनूंगी। अनन्या कुछ नहीं कह पाई। फिर एक दिन किसी ने कहा, रात की हाउसकीपिंग में आ जाओ, काम स्थायी है और सुबह दिन भर समय मिलेगा। मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरी बेटी की फिजियोथेरेपी, स्कूल और उपचार के लिए मुझे दिन भर चाहिए था। कमरे में सन्नाटा था, इस बार अपराध बोध का। और फिर? अनन्या ने धीरे से पूछा। फिर मैं यहाँ थी, हर रात, हर हॉल, हर डेस्क, हर कॉन्फ्रेंस रूम। मैंने इन दीवारों से बहुत कुछ सुना है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ झाड़ू लगाते हैं, लेकिन शब्द भी समेटते हैं हम अधूरे, फेंके हुए, अनसुने शब्द। अनन्या का गला सूख गया। उन्होंने पानी लिया, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकी। तो आपने कभी कोशिश नहीं की अपनी पहचान उजागर करने की? उन्होंने पूछा। किया था। पहले साल मैंने एक सुझाव ईमेल भेजा था कंपनी के इनोवेशन डिपार्टमेंट को फ्रेंच डॉक्यूमेंटेशन के स्टाइल में सुधार के लिए। जवाब नहीं आया। शायद मेल कभी किसी ने खोला ही नहीं। आप जानती हैं, अनन्या ने अचानक गुस्से से कहा, ये सब किसी को क्यों नहीं बताया गया? ये कंपनी के लिए, मेरे लिए एक अवसर था। उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी ने आंखें झुका लीं। कभी कभी अवसर दिखने के लिए नहीं होते, वे चुपचाप आते हैं, किसी को झकझोरने। और आपने मुझे क्यों बचाया? अनन्या का स्वर फिर मुलायम हुआ। क्योंकि मैं देख सकती थी कि आप हार नहीं मानना चाहती थीं, लेकिन आप अकेली पड़ गई थीं। और क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब कोई आपकी क्षमताओं से ज्यादा आपकी गलती देखता है वह कैसा लगता है। कमरे की खिड़की से सूरज की किरणें अब तेज थीं। अनन्या कुछ पल खामोश रहीं, फिर उठी और कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी टीम के साथ काम करें, कम से कम जब तक ये डील पूरी नहीं होती। भाषा विशेषज्ञ के रूप में, आधिकारिक रूप से। रुक्मिणी चौंकी। मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो मैं भी हूँ। रुक्मिणी ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं भाषाओं से डरती नहीं हूँ, न ही लोगों की आवाजों से। मैं तैयार हूँ। बाहर सूरज पूरी तरह चमक रहा था, और अंदर एक नई सुबह ने जन्म लिया था, सिर्फ सूर्यवेद के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज के लिए जो अब तक सिर्फ रातों में गूंजती थी। सूर्यवेद एनर्जी के मुख्यालय में एक अनदेखा बदलाव शुरू हो चुका था, लेकिन उस बदलाव की आहट अभी तक बस कुछ दिलों तक ही पहुंची थी। रुक्मिणी देवी अब आधिकारिक रूप से भाषा और अंतर सांस्कृतिक संवाद सलाहकार के पद पर नियुक्त हो चुकी थीं, पर यह खबर अभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। सीईओ अनन्या मेहरा ने यह निर्णय जानबूझकर रोका था। वह जानती थी कि यह बदलाव सिर्फ एक पद नहीं था, यह एक परीक्षा थी उनकी नेतृत्व क्षमता की, कंपनी की मानसिकता की, और सबसे अहम, टीम की परिपक्वता की। लेकिन हर बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है, और भीतर सूर्यवेद की टीम में विरोध की छोटी लहरें उठने लगी थीं। एक सफाई कर्मचारी को सलाहकार बना देना, बिना किसी चयन प्रक्रिया के। उद्धरण चिन्ह। सीनियर मैनेजर अमित चौहान कॉरिडोर में अपने सहयोगी से फुसफुसाए, भाई सुना है वो अन में अनुवादक रह चुकी है। दूसरे ने जवाब दिया, अन में थी,
अब यहाँ है वो भी हाउसकीपिंग में। कहानी फिल्मी लगती है। कहानी चाहे जैसी हो, कल उसने हमारी डूबती नैया बचाई, किसी ने पीछे से कहा। टीम के भीतर जैसे दो ध्रुव बनने लगे थे। एक पक्ष उसे अनौपचारिक हीरो मान रहा था, तो दूसरा उसे एक अपवाद जो बाकी नियमों को ध्वस्त कर रहा है। इसी बीच एक और हलचल हुई। जापानी प्रतिनिधिमंडल, जो पिछली मीटिंग के बाद लौट गया था, अब पुनः मुंबई आ रहा था। उन्होंने एक विशेष अनुरोध किया। वे चाहते थे कि अगली चर्चा में वही अनुवादक महिला भी उपस्थित हों। अनन्या ने ये खबर रुक्मिणी को दी। क्या आप तैयार हैं? उन्होंने पूछा। क्या मैं वेशभूषा बदलूं? रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। या लोग अभी भी साड़ी में अनुवाद को अपमान समझेंगे? उद्धरण चिन्ह। आप जैसे हैं वैसे ही आइए। अब हमें अनुमानों से नहीं, असली संवाद से डरना चाहिए। मीटिंग वाले दिन मीटिंग रूम नवोत्थान को सजाया गया था। नए पोस्टर, डिजिटल स्क्रीन और सुचारू अनुवाद डेस्क्स। रुक्मिणी वहां समय से पहले पहुंच गई थी। उन्होंने दस्तावेजों की डबल चेकिंग की, अपने नोट्स क्रमबद्ध किए और फिर चुपचाप कोने में बैठ गईं। कमरे में जब जापानी प्रतिनिधि ताकेशी यामामोटो आए, तो उनकी नज़र रुक्मिणी पर पड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर अभिवादन किया। हमारे अनुरोध पर आपका यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है, उन्होंने जापानी में कहा। रुक्मिणी ने उसी भाषा में उत्तर दिया। सम्मान आपका नहीं, भाषा का है। जो सही माध्यम मिले तो सच्चाई कह सकती है। मीटिंग शुरू हुई और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक व्यावसायिक वार्ता नहीं थी, यह सूर्यवेद के आत्मनिरीक्षण की घड़ी थी। ताकेशी ने कुछ पुराने दस्तावेज निकाले जिनमें पिछली रिपोर्ट्स के अनुवाद में विसंगतियां थीं। रुक्मिणी ने एक एक करके उन्हें चिन्हित किया और फिर बताया कि उन शब्दों की गलत व्याख्या कैसे कंपनी की नीति को ही संदिग्ध बना सकती थी। सस्टेनेबिलिटी सब्सिडी और क्लाइमेट रिफंड एक जैसे नहीं होते, उन्होंने कहा, पर कई रिपोर्ट्स में इन्हें अदला बदल कर दिया गया। ये सिर्फ भाषा नहीं, भरोसे का अंतर है। ताकेशी गहराई से सुन रहे थे। उन्होंने अंत में कहा, हमें भाषा के स्तर पर यह पारदर्शिता पहली बार दिखी है, और शायद ये पारदर्शिता ही इस परियोजना की सबसे मजबूत नींव हो सकती है। मीटिंग समाप्त हुई तो अनन्या को पहली बार एक ऐसी स्वीकृति महसूस हुई, जो टेबल पर रखी रकम से नहीं, विचारों की स्पष्टता से मिली थी। लेकिन जब वे ऑफिस लौटी, एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड ने एक आपात मीटिंग बुलाई थी। कमरे में प्रवेश करते ही अनन्या ने कई असहज चेहरे देखे, विशेषकर राजीव कपूर, जिनका चेहरा अब उदासीन नहीं बल्कि प्रतिरोध से भरा था। अनन्या, ये सब किस दिशा में जा रहा है? राजीव ने तीखे स्वर में पूछा। हमारे पास एक कंपनी है, नीति है, संरचना है, और आप एक अपवाद को उदाहरण बना रही हैं। अनन्या शांत रहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने पूछा। हम कहना चाहते हैं, सीनियर लीगल हेड विसंती बोल उठी, कि बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के किसी सफाई कर्मचारी को इतने उच्च स्तर पर लाना ये कंपनी की वैधानिकता पर सवाल खड़े कर सकता है। HR नीतियों का क्या? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने सबकी बात सुनी। फिर उन्होंने धीरे से एक फाइल खोली। उसमें रुक्मिणी देवी की शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्रों और UN के सिफारिश पत्र की कॉपियां थीं। ये सब पिछली बार किसी ने मांगा नहीं था, अनन्या ने कहा। शायद क्योंकि हमारे पास उसके जैसी कोई प्रोफाइल देखने की आदत नहीं थी, खासकर अगर वो पोछा लिए आती हो। कमरे में चुप्पी छा गई। इस बार हम सिर्फ एक अपवाद को नहीं देख रहे, हम एक नया मानक बना रहे हैं, जहां प्रतिभा वेशभूषा से नहीं, योगदान से मापी जाएगी। राजीव कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आप क्या चाहती हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं चाहती हूं कि हम अपनी परिभाषाओं को बदलें, प्रतिभा की, नेतृत्व की, संवाद की। और अगर बाकी नहीं माने? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने गंभीरता से देखा। तो फिर मैं अकेले चलूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। कमरे की हवा भारी थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ बदलाव की आहट थी। सूर्यवेद एनर्जी का कॉर्पोरेट कैंपस बाहर से शांत और सुव्यवस्थित था, लेकिन अंदर एक नई उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। रुक्मिणी देवी की नियुक्ति, जो एक साहसिक कदम थी, अब धीरे धीरे विवाद का केंद्र बन रही थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी। मुंबई की एक सफाईकर्मी बनी करोड़ों की डील की भाषाई मुखिया। क्या प्रतिभा सच में सब कुछ है? उद्धरण चिन्ह। कमेंट्स बनते हुए थे, कुछ प्रशंसा कर रहे थे, इंस्पिरेशनल, ये बदलाव लाने वाली कहानी है। कुछ सवाल कर रहे थे, कोई HR पॉलिसी नहीं, सीधे टेबल पर, उद्धरण चिन्ह, और कुछ उपहास उड़ा रहे थे। आगे क्या? चाय वाला CEO, उद्धरण चिन्ह। CEO अनन्या मेहरा ने ये सब देखा, पर जवाब नहीं दिया।
लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह तटस्थ रहकर हल होने वाला मामला नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बीच एक विशेष बैठक बुलाई। इस बार विषय स्पष्ट था, भर्ती और नियुक्ति प्रक्रियाओं की समीक्षा। बैठक में सबसे पहले राजीव कपूर ने बात रखी। हम सब अनन्या के फैसले का सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा, पर हमें ये स्पष्ट करना होगा कि कंपनी की प्रतिष्ठा किसी व्यक्तिगत जुड़ाव से ऊपर है। कल अगर कोई और विभाग सिर उठाकर कहे कि नियमों से बाहर नियुक्तियां स्वीकार्य हैं, तो हम कैसे रोकेंगे? उद्धरण चिन्ह। लीगल हेड विसंती ने समर्थन किया। नियमों का उल्लंघन मिसाल बन सकता है और मिसालें व्यवस्थाएं तोड़ देती हैं। अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर हम हमेशा वही करते रहेंगे जो व्यवस्था कहती है, तो फिर हमें कभी नवाचार नहीं मिलेगा। यह नवाचार नहीं, भावना है, राजीव ने जोड़ा, और बिजनेस भावना से नहीं, प्रक्रियाओं से चलता है। अनन्या कुछ क्षण चुप रहीं। फिर उन्होंने एक फाइल सामने रखी। ये है रुक्मिणी देवी की पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र, यूएन से प्राप्त सिफारिश पत्र और उनकी दक्षता का स्वतंत्र भाषा विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन। हम इसे पोस्ट फैक्टो वैलिडेशन कह सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया पीछे से जोड़ी गई है, विसंती ने प्रतिवाद किया। कभी कभी वास्तविक प्रतिभा आपको नियम बदलने पर मजबूर कर देती है। अनन्या का स्वर अब दृढ़ हो चुका था। इस बीच मार्केटिंग हेड अनुज भट्टाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप किया। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जापानी प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे सूर्यवेद के साथ केवल तब ही आगे बढ़ेंगे यदि हमारी टीम में रुक्मिणी देवी सक्रिय भूमिका में रहें। उनके शब्द थे, वी ट्रस्ट हर क्लैरिटी मोर देन योर रिपोर्ट्स। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो अब निवेश भी एक महिला की भाषा कुशलता पर टिका है? विसंती ने व्यंग्य किया। नहीं, अनुज बोले, वह भाषा कुशलता नहीं है, वह पारदर्शिता है, और शायद आजकल दुनिया सबसे ज्यादा उसी को तरस रही है। बोर्ड मीटिंग का निर्णय लंबित रहा, लेकिन बहस ने यह साफ कर दिया कि लड़ाई अब केवल एक नियुक्ति की नहीं थी, यह पूरे कॉर्पोरेट तंत्र की आत्मा को लेकर थी। इसी समय बाहर की दुनिया में एक और घटनाक्रम घटा। रुक्मिणी देवी की बेटी प्रिया, जो व्हीलचेयर पर थी, का एक इंटरव्यू एक प्रमुख हिंदी न्यूज चैनल ने प्रसारित किया। आपको अपनी मां पर गर्व होता है? रिपोर्टर ने पूछा। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो सिर्फ मेरी मां नहीं है, वो उन तमाम आवाजों की प्रतिनिधि हैं जो अब तक चुप थीं। अब वो बोलने लगी हैं और शायद पहली बार सुनी भी जा रही हैं। इस इंटरव्यू ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। अब ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट डिस्कशन नहीं रहा, यह एक समाज की कहानी बन गई थी। प्रेस, सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया पर लैंग्वेज बियॉन्ड यूनिफॉर्म नामक एक अभियान चल निकला, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपनी असली प्रतिभाओं के साथ सामने आने लगे। कोई सिक्योरिटी गार्ड अपनी कविताएं पोस्ट कर रहा था, कोई कैफेटेरिया का कर्मचारी अपनी पेंटिंग्स। सूर्यवेद का ऑफिस अब एक बदलती लहर की छाया में था। इसी बीच अनन्या ने एक और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अगली अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुक्मिणी देवी को मुख्य वक्ता बनाने का प्रस्ताव रखा। आप क्या मुझे मंच पर बैठाना चाहती हैं? उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी ने पूछा। नहीं, अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मंच संभालें। मुझे डर लग रहा है, रुक्मिणी ने स्वीकार किया। तो इसका मतलब है आप तैयार हैं? अनन्या ने जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, निवेशक, पर्यावरणविद और सरकार के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। जब रुक्मिणी देवी मंच पर आईं, एक साधारण सूती साड़ी में, बिना मेकअप, लेकिन आंखों में गहराई लिए पूरा हॉल एक पल को स्थिर हो गया। मैं कोई उपाधि नहीं लाई हूँ, उन्होंने शुरुआत की। मैं बस एक कर्मचारी हूँ जिसने गलती के बीच संवाद चुना। जब शब्द मरने लगते हैं तो व्यवस्थाएं ढहती हैं। अगर हम उन्हें जिंदा रखें तो शायद व्यवस्था भी मानवीय हो जाए। इसके बाद उन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट्स, भाषाई गलती और उनके सुधार, सांस्कृतिक संदर्भों की व्याख्या इतने सहजता से की कि कई पत्रकारों ने कहा, हमने पहली बार किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में आदमी देखा है। प्रेजेंटेशन नहीं। कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई तो ताली की गूंज देर तक रही, लेकिन अब बात सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं थी। अब निर्णय लेने का समय था। क्या रुक्मिणी की स्थायी नियुक्ति स्वीकार की जाएगी? क्या सूर्यवेद अपने ही भीतर उठी लहरों का सामना कर पाएगा? सवाल हवा में थे और जवाब अगली सुबह सामने आने वाले थे। रुक्मिणी देवी की भाषण की रिकॉर्डिंग एक दिन में ही लाखों बार देखी जा चुकी थी। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन चल रही थी, जब एक साड़ी ने सूट बूट को चुनौती दी। भाषा की देवी या व्यवस्था का अपवाद? उद्धरण चिन्ह। सूर्यवेद एनर्जी के बाहर खड़ा एक बोर्ड अब कंपनी की टैगलाइन के साथ एक नया स्लोगन जोड़ चुका था, हर आवाज की कीमत है।
लेकिन भीतर की दुनिया में सब कुछ इतना सरल नहीं था। बोर्ड मीटिंग के अगले दिन राजीव कपूर और वसंती ने एक इंटरनल समीक्षा समिति गठित करने की मांग की। उनका तर्क था, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह नियुक्ति नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत हुई है, वरना यह मिसाल कंपनी की अखंडता पर असर डालेगी। अनन्या को पता था, ये सिर्फ समीक्षा नहीं थी, यह बदले की कार्यवाही थी। लेकिन उन्होंने समिति को अनुमति दी। जांच में कुछ छुपाने को नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। इस बीच रुक्मिणी देवी को इस बात की सूचना दी गई। उन्होंने चुपचाप सुना, फिर सिर्फ इतना कहा, मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है, क्या फिर से मेरी कहानी को किसी गलती की खोज में तोड़ मरोड़ दिया जाएगा? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने आश्वस्त किया, नहीं, इस बार शब्द आपके पास हैं और आवाज भी। दूसरी ओर मीडिया का दबाव भी कंपनी पर बढ़ रहा था। एक रिपोर्टर ने प्रेस में ये प्रश्न उठाया, क्या सूर्यवेद अब प्रतिभा के आधार पर कार्य करेगा या फिर से अपने पुराने ढांचे में लौटेगा? उद्धरण चिन्ह। इस बीच कंपनी के एचआर पोर्टल पर एक गुमनाम पोस्ट वायरल हुई। कर्मचारी सिर्फ प्रेरणा नहीं चाहते, वे न्याय भी चाहते हैं। क्या रुक्मिणी देवी की नियुक्ति बाकी योग्य लोगों के अवसर छीन रही है? उद्धरण चिन्ह। पोस्ट ने आंतरिक माहौल को गरमा दिया। प्रशिक्षु अधिकारी श्रेया सिंह, जो पिछले 2 सालों से प्रमोशन की राह देख रही थी, ने एक मीटिंग में कहा, मैंने विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेशन लिया है, लेकिन मुझे कभी मंच नहीं मिला। क्या मेरी साड़ी में स्टॉज नहीं थे? उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी वहां मौजूद थी। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी साड़ी में आत्मा है श्रेया, और तुम्हारा मंच तुम खुद बनाओगी अगर तुम दूसरों की राह को दीवार नहीं पुल समझो। श्रेया चुप हो गई। ये पहली बार था कि उसे आलोचना नहीं, सहारा मिला था। इस दौरान समीक्षा समिति ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। उन्होंने रुक्मिणी देवी से उनके सभी प्रमाण पत्र, पुरानी नियुक्तियों की कॉपी और एक विस्तृत लिखित वक्तव्य मांगा। रुक्मिणी ने वह सब जमा किया और साथ में एक पत्र भी संलग्न किया। मैं जानती हूँ कि मेरा अतीत नियमों की किताबों से मेल नहीं खाता, लेकिन क्या आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैंने कितने फॉर्म भरे या ये कि मैंने किनके सपनों को जिंदा रखा? उद्धरण चिन्ह। पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गया और एक बार फिर समर्थन और विरोध की बाढ़ आ गई। इसी बीच जापान, जर्मनी और फ्रांस के प्रतिनिधिमंडलों ने सूर्यवेद को एक संयुक्त पत्र भेजा। हमारा भरोसा केवल उस महिला पर नहीं, बल्कि उस कंपनी पर है जो उसे पहचानने का साहस रखती है। यदि यह साहस खो गया, तो समझिए भविष्य भी खो जाएगा। बोर्ड के अंदर अब दबाव स्पष्ट था। अनन्या को बुलाया गया। क्या आप कंपनी के हित को प्राथमिकता देंगी या अपनी व्यक्तिगत पसंद को? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने उत्तर दिया, मैं कंपनी के भविष्य को प्राथमिकता दूंगी और भविष्य उसी के हाथ में है जो वर्तमान को बदल सके। और आज रुक्मिणी वही चेहरा है। एक पल की चुप्पी के बाद वसंती ने कहा, ठीक है, अंतिम निर्णय समिति की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। अंततः समीक्षा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। उसमें लिखा था, प्रक्रियात्मक स्तर पर रुक्मिणी देवी की नियुक्ति में अपवाद अवश्य है, लेकिन उसका मूल आधार योग्यताओं, प्रमाणों और आपातकालीन स्थिति में लिए गए निर्णय पर टिका है। इस नियुक्ति को रद्द करना कंपनी के मूल्यों के खिलाफ होगा। यह एक ऐतिहासिक पल था। अनन्या ने प्रेस को बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की, सूर्यवेद सिर्फ ऊर्जा नहीं, विश्वास भी पैदा करता है। आज हम घोषणा करते हैं कि रुक्मिणी देवी को स्थायी रूप से हमारी भाषा और संवाद नीति का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। और साथ ही हम एक नया डिवीजन शुरू कर रहे हैं, अवसर 2.0, जो गुमनाम प्रतिभाओं को सामने लाएगा। भीड़ में बैठे कई कर्मचारी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, लेकिन एक चेहरा खामोश था, राजीव कपूर। उन्होंने धीरे से कमरे से बाहर निकलते हुए अनन्या से कहा, आप जीत गईं, लेकिन कीमत तो आपको भी चुकानी होगी। अनन्या ने कहा, अगर कीमत यह है कि एक प्रतिभा को पहचान मिले, तो मैं हर दिन चुकाऊंगी। वो शाम सूर्यवेद की दीवारों पर एक नई इबारत छोड़ गई कि परिवर्तन सिर्फ पावरपॉइंट से नहीं आता, कभी कभी वो पोछा पकड़ने वाले हाथों से भी शुरू होता है। सूर्यवेद एनर्जी में अगले कुछ सप्ताह अपेक्षाकृत शांत बीते। कम से कम बाहर से नए विभाग, अवसर 2.0 की घोषणा के बाद कंपनी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा फैल रही थी। रुक्मिणी देवी को अब एक निजी ऑफिस मिला था, छोटा पर पर्याप्त। उनके नाम के साथ अब उनके काम की पहचान जुड़ चुकी थी। वो हर दिन एक नई जिम्मेदारी उठाती, कभी अनुवाद नीति पर काम करती, कभी एचआर को संवेदनशील संचार के लिए ट्रेनिंग देती। उनकी सरल भाषा और स्थिर दृष्टिकोण ने उन्हें एक विश्वसनीय आवाज बना दिया था। लेकिन ठीक इसी दौरान कुछ चीजें पृष्ठभूमि में चल रही थीं, अदृश्य लेकिन व्यवस्थित।
राजीव कपूर, जिन्हें बोर्ड में अपमान सहना पड़ा था, अब चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने अपनी टीम के कुछ पुराने नेटवर्क्स को सक्रिय किया, लॉबिस्ट्स, मीडिया कंसल्टेंट्स और एक पूर्व सरकारी अधिकारी को। उनका लक्ष्य सीधा था, अगर हम इसे भावनात्मक कथा बनाकर हार गए तो इसे प्रशासनिक गलती बनाकर वापसी करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट लीक हुई। भाषा की देवी की नियुक्ति के बाद भी सूर्यवेद के निचले स्तर के कर्मचारियों की हालत जस की तस। PR या परिवर्तन उद्धरण चिन्ह। रिपोर्ट में बिना नाम लिए ये संकेत था कि कंपनी बदलाव का नाटक कर रही है। एक और खबर आई, रुक्मिणी देवी की डिग्रियों की वैधता पर सवाल। रिपोर्टर ने दावा किया था कि उनके जापान स्थित विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में उनका नाम रुक्मिणी देसाई के रूप में दर्ज है, रुक्मिणी देवी नहीं। कई लोगों के लिए यह नामों की त्रुटि थी, लेकिन मीडिया के लिए यह विवाद था। अनन्या मेहरा ने तुरंत एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। नाम की भिन्नता कानूनी दस्तावेजों में पहले से दर्ज है। रुक्मिणी देवी का नाम विवाह के बाद बदला गया था और उनकी सभी डिग्रियां पुनर्तः प्रमाणिक हैं, पर प्रभाव हो चुका था। रुक्मिणी खुद को दोष नहीं देती थी, लेकिन उन्होंने एक दोपहर में अनन्या से कहा, क्या ये सब अब मेरी वजह से हो रहा है? अनन्या ने शांत होकर कहा, नहीं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक व्यवस्था को आईना दिखाया है और आईने हमेशा टुकड़ों में टूटते हैं, पर जो दिखाते हैं वो झूठ नहीं होता। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का एक और दौरा प्रस्तावित हुआ। इस बार वे केवल तकनीकी मामलों के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के सांस्कृतिक प्रशासन के मॉडल का मूल्यांकन करने आ रहे थे। ये स्पष्ट था कि रुक्मिणी देवी से उनकी मुलाकात अब केवल सौजन्य नहीं, नीति निर्धारण का हिस्सा थी। इससे पहले कि दौरा शुरू हो, एक बड़ा धमाका हुआ। संजय मित्तल, जो सूर्यवेद के फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर थे, ने आंतरिक मेल लीक किया जिसमें ये दर्शाया गया था कि अवसर 2.0 को अब तक कोई निश्चित बजट या संसाधन नहीं मिला था। यह एक प्रतीकात्मक घोषणा है, वास्तविक रूप से इसमें कोई ठोस कार्य नहीं हुआ, उनका दावा था। HR और PR दोनों सक्रिय हुए, लेकिन अंदर ही अंदर बहसें शुरू हो गईं। क्या ये सचमुच बदलाव था या सिर्फ एक कहानी? उद्धरण चिन्ह। इसी बीच कंपनी में एक आंतरिक चुनाव का माहौल बना कर्मचारियों के प्रतिनिधि चुनने के लिए। इस चुनाव में रुक्मिणी देवी का नाम एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित हुआ। उन्होंने पहले तो इनकार किया, मैं अभी इस नई भूमिका में ही सीख रही हूँ। लेकिन जब 3 विभागों से नामांकन आया तो उन्होंने अनन्या से पूछा, क्या मुझे राजनीति करनी होगी? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने कहा, नहीं, तुम्हें बस वही करना है जो तुम करती आए हो, सच कहना। चुनाव में उनके विरोध में कोई और उम्मीदवार नहीं था, लेकिन राजीव के खेमे से किसी ने श्रेया सिंह को खड़ा किया। श्रेया ने पहले तो मना किया, लेकिन किसी ने उसे कहा, ये तुम्हारा मौका है साबित करने का कि प्रतिभा और सहानुभूति में फर्क होता है। वोटिंग हुई। रुक्मिणी देवी को कर्मचारियों का 74% मत मिला, लेकिन श्रेया को भी 21% मत प्राप्त हुए, जो कि किसी प्रशिक्षु के लिए असाधारण था। रुक्मिणी ने उसी शाम श्रेया को चाय पर बुलाया। तुमने अच्छा किया, उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने खड़े होने की हिम्मत की और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अवसर 2.0 को असली रूप देने में साथ चलो। श्रेया पहले चौंकी, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने सोचा था आप मेरी विरोधी हैं। नहीं, रुक्मिणी मुस्कुराई, मैं तुम्हारी पहली परीक्षा थी। रात को जब रुक्मिणी अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटी तो उनकी बेटी प्रिया ने पूछा, माँ, लोग आपको क्यों इतना पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उन्हें सुनती हूँ और कभी कभी किसी को बस इतना ही चाहिए होता है। कहानी यहाँ केवल रुकी नहीं, अब वह दिशा बदल रही थी, क्योंकि जितना तेज प्रकाश होता है उतनी ही लंबी परछाइयाँ बनती हैं। सूर्यवेद एनर्जी में बदलाव अब कागज से निकलकर वास्तविकता में उतरने लगा था। अवसर 2.0 के तहत 2 नए कर्मचारी कार्यक्रम शुरू किए गए, एक जिसमें आंतरिक प्रतिभा की पुनः पहचान की जाती थी और दूसरा जिसमें बाहरी स्तर पर उन व्यक्तियों को अवसर दिए जाते थे जो पारंपरिक योग्यता के मानकों से अलग थे। रुक्मिणी देवी और श्रेया सिंह की जोड़ी इस कार्यक्रम की धुरी बन गई थी। जहां रुक्मिणी अनुभव और गहराई लेकर आती थी, वहीं श्रेया में तेजी और तकनीकी दृष्टिकोण था। यह एक ऐसा संयोजन था जिसे अनन्या ने सत्य और संभावना का मिलन कहा। लेकिन जैसे ही यह पहल लोकप्रिय होने लगी, विरोधी खेमा और भी मुखर हो गया। राजीव कपूर ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई। अगर हम उन्हें उनकी गलती से नहीं हरा सकते तो उन्हें लोगों की नज़र में अस्थिर बना दो। उनकी टीम ने एक गुप्त रिपोर्ट तैयार की जिसमें दिखाया गया कि अवसर 2.0 में शामिल किए गए कुछ प्रतिभागी दरअसल दूसरी कंपनियों के अनुशासनात्मक
मामलों में शामिल थे। एक गुमनाम शिकायत कंपनी के आंतरिक विस्लब्लोअर पोर्टल पर आए। अवसर 2.0 में भर्तियों की पारदर्शिता संदेहास्पद है। क्या हम नियमों से ऊपर लोगों को सम्मान दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस बार सवाल सीधे तौर पर रुक्मिणी की नीति निर्माण क्षमता पर उठाया गया। एचआर विभाग ने एक समीक्षा प्रस्तावित की, जिसका नेतृत्व किसी और को नहीं बल्कि राजीव कपूर की करीबी विभा नायर को सौंपा गया। अनन्या जानती थी कि यह जांच निष्पक्ष नहीं होगी, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। अगर व्यवस्था हमें रोकने का प्रयास कर रही है, तो जवाब भी व्यवस्था से ही देना होगा, उन्होंने कहा। समीक्षा शुरू हुई। रुक्मिणी से पूछताछ के दौरान विभा ने तंज भरे लहजे में कहा, आपको क्या लगता है परिवर्तन एक प्रेरणा से हो सकता है? क्या अनुभव और भावना से नीति बनती है? रुक्मिणी ने उत्तर दिया, नीति किताबों से बनती है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए इंसान चाहिए और इंसान भावना से चलते हैं। इसलिए हाँ, परिवर्तन प्रेरणा से ही होता है। जवाब की गंभीरता ने कमरे में मौन बसा दिया। समीक्षा के बीच ही एक और झटका लगा। प्रिया, रुक्मिणी की बेटी, को स्कूल में शारीरिक अपमान का सामना करना पड़ा था। कुछ छात्र उसे सेलिब्रिटी की बेटी कहकर चिढ़ा रहे थे। तेरी मम्मी अब भाषण देती है, सफाई नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। प्रिया मानसिक रूप से टूट गई। रात को उसने खाना खाने से मना कर दिया और कमरे में खुद को बंद कर लिया। रुक्मिणी को लगा जैसे उनकी दुनिया दोबारा हिल गई हो। वो रात उनके लिए संघर्षों की सबसे लंबी रात थी, बाहरी आलोचना से ज्यादा। वो माँ के रूप में खुद से लड़ रही थी। सुबह होते ही उन्होंने अनन्या से मीटिंग मांगी। मैं थोड़ी देर के लिए अवकाश लेना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। अनन्या चौंकी। ये सबसे अहम वक्त है। रुक्मिणी, अभी तुम हट गई तो लोग यही कहेंगे तुम्हारे पास सिर्फ कहानी थी, धैर्य नहीं। रुक्मिणी की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक ठहराव था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं माँ पहले हूँ। जब मेरी बेटी मुझे सवालों की तरह देखती है, तो मैं जवाब नहीं, सहारा बनना चाहती हूँ। अनन्या ने सिर झुकाया। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ बेटी की माँ नहीं, इस आंदोलन की भी माँ हो। बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं। प्रिया को सुना, समझा और उसका डर बांट लिया। एक रात प्रिया ने पूछा, क्या आप फिर से सफाई करेंगी अगर लोग कहें कि आप वही हैं? उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि सफाई करना गलत नहीं था, गलत था उसे पहचान ना देना। इस संवाद ने माँ बेटी दोनों को एक नया बल दिया। अवकाश समाप्त होते ही रुक्मिणी ऑफिस लौटी, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा सशक्त। वो जानती थी कि अब लड़ाई केवल नीति या प्रतिष्ठा की नहीं, बल्कि उस विचार की थी जिसमें कौन योग्य है का उत्तर अक्सर पूर्वग्रहों से तय किया जाता है। राजीव को इस वापसी की उम्मीद नहीं थी। अगले ही दिन जब समीक्षा समिति की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया, नीति निर्माण में प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है, लेकिन जब कोई प्रक्रिया ही पूर्वग्रह से प्रेरित हो, तो उसे चुनौती देना भी समान रूप से जरूरी है। अवसर 2.0 की आधारभूत संरचना वैध और नैतिक मानी जाती है, हालांकि इसमें सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कोई सजा नहीं, लेकिन चेतावनी दी गई। ऐसे कार्यक्रम संवेदनशील होते हैं और इन्हें संचालन के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण और निगरानी की आवश्यकता है। अनन्या ने मीडिया को बताया, हम स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन की राह आसान नहीं है, लेकिन हम इसे जारी रखेंगे क्योंकि हमने केवल एक विभाग नहीं, एक दृष्टिकोण बदला है। सप्ताह के अंत में एक इंटर्न नाम सुधीर रुक्मिणी के पास आया। मैम, मैं पहले सोचा करता था कि आप बस भावुक बातें करती हैं, लेकिन अब मैंने खुद देखा कि व्यवस्था को बदलना केवल कानून से नहीं, इंसानियत से होता है। क्या मैं अवसर 2.0 में स्वयंसेवक बन सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी की आंखों में आश्चर्य और गर्व का मिश्रण था। बिल्कुल, तुम जैसे लोग ही अगली लहर बनते हैं। उस रात उन्होंने अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी में लिखा, सत्य अकेला हो सकता है, पर निर्बल नहीं। जब तक एक भी व्यक्ति उम्मीद से देखता है, बदलाव की लौ बुझ नहीं सकती। सूर्यवेद एनर्जी में जैसे जैसे बदलावों की लहर स्थिर हो रही थी, उतनी ही स्पष्ट हो रही थी वे दरारें जो सालों से नजरअंदाज होती आई थीं। विभागों के भीतर एक चुप्पी टूटने लगी थी। छोटे कर्मचारी जो पहले केवल आदेश सुनते थे, अब राय देने लगे थे। बैठकों में अब सिर्फ अधिकारी नहीं बोलते, कभी कभी चपरासी की बात पर भी ध्यान दिया जाता था। एक दिन उन्हें एक ईमेल प्राप्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की भारतीय शाखा से। उन्होंने अवसर 2.0 की कार्यप्रणाली को एक केस स्टडी के रूप में स्वीकार करने की इच्छा जताई थी। वे चाहते थे कि रुक्मिणी एक वर्चुअल सेमिनार में मुख्य वक्ता बने। अनन्या के लिए यह एक संकेत था कि अब कहानी केवल कंपनी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा,
तुम्हें तैयार होना होगा, ये तुम्हारा शब्द अब वैश्विक स्तर पर जाएगा। रुक्मिणी ने पहली बार घबराहट महसूस की। इतने लोगों के सामने बोलना, और वह भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यह उनके लिए सहज नहीं था। लेकिन प्रिया ने कहा, माँ, जो आपने मेरे लिए कहा था वही दुनिया को भी सुनना चाहिए। उस रात रुक्मिणी ने पूरे भाषण को कागज पर नहीं, दिल पर लिखा। उनके शब्दों में आंकड़े कम थे, अनुभव ज्यादा। सेमिनार में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका पहला वाक्य था, मैं एक सफाईकर्मी हूँ, या यूं कहें, मैं वो आईना हूँ जिसमें आपने कभी झांकना जरूरी नहीं समझा। श्रोताओं की सांसें थम गईं। उन्होंने अपनी यात्रा, व्यवस्था की चुप्पी और बदलाव की कीमत को बयान किया। कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, बस एक अपील। जो दिखता नहीं वो भी हिस्सा है। प्रस्तुति समाप्त होते ही एक लंबा मौन छाया रहा। फिर तालियों की गूंज उठी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है, ये सफलता भी एक प्रतिक्रिया को जन्म देने लगी। राजीव कपूर ने एक नया अभियान शुरू किया, मेरिट फर्स्ट, योग्यता पहले। उनका दावा था कि भावनाओं की राजनीति कंपनी को कमजोर बना रही है। कार्यक्षमता को भावना से नहीं, परिणाम से मापा जाना चाहिए। कई पुराने अधिकारी इस विचार से जुड़ गए। विभा नायर ने कहा, कर्मचारियों को सहानुभूति नहीं, दिशा चाहिए। हम यहाँ करुणा नहीं, प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं। एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार हुई जिसमें दिखाया गया कि अवसर 2.0 के प्रतिभागियों की उत्पादकता औसत से कम थी। हालांकि रिपोर्ट पक्षपाती थी, पर इसका प्रभाव हुआ। रुक्मिणी को एक विशेष बैठक में बुलाया गया। विषय था पुनर्मूल्यांकन, अवसर 2.0 की दिशा और सीमाएं। बैठक में अनन्या ने पहले ही साफ कर दिया था, अगर वे हमारी प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे तो हम अपने सिद्धांतों से जवाब देंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा। बैठक में राजीव ने आरोप लगाया, आपने एक भावना से कार्यक्रम शुरू किया, पर व्यापार भावना से नहीं चलता। उत्पादकता घट रही है और आपकी नीति का परिणाम असंतुलन बन रहा है। रुक्मिणी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर बदलाव के पहले चरण में गति धीमी होती है, लेकिन गति से अधिक दिशा मायने रखती है। आप परिणाम की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने उस कर्मचारी को देखा है जो पहली बार मीटिंग में बोलने की हिम्मत जुटाता है? वो भी परिणाम है, लेकिन इसे आप माप नहीं सकते। राजीव ने कटाक्ष किया, क्या हम अब भावनात्मक मूल्यांकन से नीतियां तय करेंगे? उद्धरण चिन्ह। इस बार अनन्या ने उत्तर दिया, अगर मूल्यांकन में केवल नंबर ही होंगे तो इंसान रोबोट बन जाएगा। कंपनी लोगों से बनती है, केवल डेटा से नहीं। बहस लंबी चली, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन अशोक भल्ला, जो अब तक मौन थे, उन्होंने अंत में कहा, हम परिणाम देखेंगे, लेकिन वह केवल एक्सेल शीट में नहीं, कार्यस्थल की संस्कृति में भी होंगे। अगले 6 महीने अवसर 2.0 का मूल्यांकन एक स्वतंत्र संस्था से होगा, और तब तक इसे रोका नहीं जाएगा। यह आंशिक जीत थी, एक मौका, लेकिन स्थायित्व नहीं। अगले कुछ हफ्तों में रुक्मिणी और श्रेया ने पूरी ताकत से अपनी पहल को मजबूत किया। उन्होंने नए प्रशिक्षण सत्र, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यशालाएं और एक सुनवाई चौपाल शुरू की, जहां हर कर्मचारी अपनी बात कह सकता था बिना डर के। कंपनी के भीतर एक नई ऊर्जा बह रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक नया प्रश्न भी, क्या ये स्थायी है या बस एक लहर? उद्धरण चिन्ह। एक दिन प्रिया स्कूल से लौटी और उसने कहा, माँ, हमारी मैडम ने आज आपको एक परिवर्तन की कहानी कहा। उन्होंने कहा कि आप प्रेरणा हैं। रुक्मिणी मुस्कुराई। उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, प्रेरणा वही होती है जो अपने डर से लड़कर दूसरों को डर से बाहर निकालती है। लेकिन भीतर कहीं उन्हें भी एहसास था, असली परीक्षा अभी बाकी थी। सूर्यवेद एनर्जी के गलियारों में अब एक अजीब सी खामोशी थी, वह खामोशी जो तूफान से पहले आती है। अवसर 2.0 का प्रभाव अब कंपनी के बाहर तो दिख रहा था, लेकिन अंदर एक दरार पनपने लगी थी। कुछ विभागों में लोग फुसफुसाने लगे थे, क्या ये बदलाव टिकेगा? उद्धरण चिन्ह। क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? और सबसे गंभीर, क्या अब हमारी नौकरी सुरक्षित है? उद्धरण चिन्ह। राजीव कपूर का अभियान मेरिट फर्स्ट धीरे धीरे एक ब्लॉक का रूप ले रहा था। उन्होंने पुराने कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें साफ कहा गया, अगर हम इस भावनात्मक नौटंकी में उलझे रहेंगे तो कंपनी की नींव हिल जाएगी। हम व्यापार चला रहे हैं, चैरिटी नहीं। इसी समय स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था सत्यवीर कंसल्टिंग ने अवसर 2.0 की आंतरिक समीक्षा शुरू की। वे बिना पूर्व सूचना के विभागों में जाते, कर्मचारियों से बात करते, दस्तावेज मांगते। कईयों को ये प्रक्रिया एक जांच जैसी लगने लगी। एक दिन मूल्यांकन टीम के एक सदस्य ने एक कर्मचारी से पूछा,
आपको क्या लगता है अफसर 2.0 ने आपकी भूमिका को कैसे बदला? उद्धरण चिन्ह। कर्मचारी एक पुराना ड्राइवर बोला, पहले मैं सिर्फ वाहन चलाता था, अब मुझे लगता है मैं कंपनी का हिस्सा हूँ। पहले मैं बोलता नहीं था, अब पूछता हूँ, क्यों? यही फर्क है। लेकिन ऐसी आवाजों के बीच कई ऐसे भी थे जो डरे हुए थे। श्रेया को एक मेल मिला, बिना नाम के, अगर बदलाव की यह रफ्तार रही तो कई पुरानों को हटाया जाएगा। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी? उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने रुक्मिणी को दिखाया। वह चुपचाप कुछ पल बैठी, फिर बोली, जब बदलाव की आग जलती है तो सबसे पहले वही लोग जलते हैं जो खुद को पत्थर समझते हैं। हमें डरना नहीं है, बल्कि जलने से पहले रोशनी बननी है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। राजीव कपूर ने अपने गुट के साथ मिलकर बोर्ड को एक प्रस्ताव सौंपा है। अफसर 2.0 को अगले 3 महीनों के लिए निलंबित किया जाए, जब तक मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट न आए। अनन्या भड़क गईं। उन्होंने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई। ये सिर्फ एक कार्यक्रम पर हमला नहीं है, उन्होंने कहा, ये उस सोच पर हमला है जो कहती है हर किसी को सुनना जरूरी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमें ही खामोश कर दिया जाएगा। बैठक में तनाव साफ था। कुछ बोर्ड सदस्य राजीव के पक्ष में थे, कुछ रुक्मिणी के। चेयरमैन अशोक भल्ला ने कहा, हमें भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करनी होगी। रुक्मिणी उठी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज में वही दृढ़ता। अगर आप 3 महीने का समय मांगते हैं, उन्होंने कहा, तो मुझे केवल 3 दिन दीजिए। मैं आपको बदलाव के उन चेहरों से मिलवाऊंगी जो न आंकड़ों में दिखते हैं, न रिपोर्टों में, लेकिन वही असली नतीजे हैं। भल्ला सहमत हुए। 3 दिन और फिर एक खुली बैठक होगी। अगले 3 दिन रुक्मिणी, श्रेया और उनकी टीम ने पूरे कैंपस में सफर किया। उन्होंने सुरक्षा गार्ड से लेकर कैंटीन के स्टाफ, तकनीकी सहायकों से लेकर जूनियर इंजीनियरों तक सभी से एक एक करके उनकी कहानियां सुनी, रिकॉर्ड की और एक प्रस्तुति तैयार की, बदलाव के चेहरे। तीसरे दिन की शाम को उन्होंने उस वीडियो को पहली बार खुद देखा। एक तकनीशियन कह रहा था, पहले मेरी राय सिर्फ मशीनों तक सीमित थी, अब मुझे लगता है मैं भी रणनीति का हिस्सा हूँ। एक महिला गार्ड ने कहा। पहली बार किसी ने पूछा, क्या आपको सुरक्षा ड्यूटी के दौरान डर लगता है? मैंने कहा, हाँ, और उन्होंने ट्रेनिंग दी। अंततः खुली बोर्ड बैठक का दिन आया। मीडिया भी आमंत्रित थी। बैठक में पहली प्रस्तुति राजीव कपूर की थी। उन्होंने एक चार्ट दिखाया, इस ग्राफ में देखिए, अवसर 2.0 के लागू होने के बाद इस सेक्टर की उत्पादकता में 8% गिरावट आई है। हम यहाँ मानव संसाधन नहीं, कार्य प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद अनन्या ने बदलाव के चेहरे शीर्षक से वीडियो चलाया। 5 मिनट के उस वीडियो में कोई ग्राफ नहीं था, कोई स्लाइड नहीं, सिर्फ चेहरे थे, और उन चेहरों में सच्चाई थी। वीडियो खत्म हुआ तो पूरा हाल कुछ देर तक खामोश रहा। अशोक भल्ला ने पूछा, क्या आप इस बदलाव को स्थायी मानती हैं? उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी बोली, बदलाव स्थायी नहीं होते, उन्हें स्थायी बनाया जाता है, हर दिन, हर फैसले में। फिर उन्होंने सीधे राजीव की तरफ देखा। आपने कहा, हम व्यापार चला रहे हैं। मैं कहती हूँ, हम विश्वास चला रहे हैं। व्यापार में घाटा सहा जा सकता है, विश्वास में नहीं। राजीव कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन भल्ला ने हाथ उठाकर रोका, बहस नहीं, निर्णय। अंत में बहुमत से बोर्ड ने निर्णय लिया, अवसर 2.0 जारी रहेगा, लेकिन साथ ही एक नई इकाई बनाई जाएगी, संवाद प्रकोष्ठ, जो हर 3 महीने में कर्मचारियों और बोर्ड के बीच सीधा संवाद सुनिश्चित करेगा। बैठक खत्म हुई, सबने राहत की सांस ली। बाहर निकलते हुए अनन्या ने रुक्मिणी से कहा, आज तुमने सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बचाया, तुमने ये साबित किया कि बदलाव की भाषा सिर्फ शब्दों में नहीं, नीयत में होती है। रुक्मिणी मुस्कुरा दी, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, क्या ये बदलाव अब जड़ों तक पहुंचा है, या अभी भी कुछ हिस्सों में अंधेरा बाकी है? उद्धरण चिन्ह। और वह सवाल उन्हें अगले कदम की ओर ले जा रहा था, जो सिर्फ कंपनी नहीं, पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन सकता था। बोर्ड मीटिंग में मिली जीत ने अवसर 2.0 को एक नई सांस दी थी, लेकिन रुक्मिणी जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है। बाहर की दुनिया अब ध्यान दे रही थी, लेकिन भीतर की जड़ें अभी भी हिल रही थीं, कुछ सहारे के कारण, कुछ डर के। मीटिंग के 3 दिन बाद ही एक इंटरनेशनल बिजनेस जर्नल ने एक लेख छापा, क्या एक सफाईकर्मी कंपनी की रणनीति तय कर सकता है? सूर्यवेद एनर्जी का प्रयोग क्या सचमुच बदलाव है या सिर्फ ब्रांडिंग? उद्धरण चिन्ह। ये लेख न सिर्फ रुक्मिणी पर, बल्कि पूरे बदलाव की सोच पर सवाल था। अनन्या ने कहा, हमें जवाब देना होगा, लेकिन शब्दों से नहीं, काम से।
उसी दिन रुक्मिणी को एक निमंत्रण मिला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की ओर से। वे चाहते थे कि रुक्मिणी इंक्लूसिव लीडरशिप इन एशिया नामक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करें। श्रेया बोली, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका सफर है जो अब दुनिया देखेगी। न्यूयॉर्क के सम्मेलन हॉल में जब रुक्मिणी मंच पर पहुंची, वहां बैठे प्रतिनिधि नहीं जानते थे कि यह महिला कभी एक फैक्ट्री के फर्श पर झुककर सफाई करती थी। उन्होंने सिर्फ देखा एक आत्मविश्वास से भरी दृष्टि, एक सीधी कमर और शब्द जो न मनाने आते थे, न डराने सिर्फ जोड़ने। उन्होंने कहा, मैं नेतृत्व का कोई पारंपरिक चेहरा नहीं हूँ। मैं नियमों की किताब से नहीं, जमीन की धूल से सीखी हूँ। और मैंने सीखा है कि बदलाव तब टिकता है जब वह ऊपर से नहीं, नीचे से पनपता है। उनके भाषण के बाद कई प्रतिनिधि आगे आए और एक अफ्रीकी नेता ने कहा, आपने हमें याद दिलाया कि नेतृत्व पद से नहीं, नीयत से तय होता है। सम्मेलन के बाद UNDP ने सूर्यवेद एनर्जी को 2025 की सबसे समावेशी एशियाई कंपनी के लिए नामांकित किया। वापस भारत लौटने पर कंपनी में माहौल बदल गया था। लोग अब रुक्मिणी को सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रणाली का हिस्सा मानने लगे थे। और यहीं से एक नया प्रस्ताव आया, सूर्यवेद लीडरशिप फेलोशिप का। इस कार्यक्रम के तहत कंपनी देशभर के छोटे कस्बों और गांवों से युवाओं को ढूंढेगी जिन्हें परंपरागत सिस्टम ने पीछे छोड़ दिया है। रुक्मिणी इस कार्यक्रम की सलाहकार प्रमुख बनी। प्रथम बैच में एक नाम था आर्या, एक 19 वर्षीय लड़की जो बिहार के एक गांव से थी और जिसने खुद स्कूल शुरू किया था अपने ही गांव के बच्चों के लिए। आर्या से मिलकर रुक्मिणी ने कहा, तुम वह शुरुआत हो जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन महसूस किया था। अब कंपनी में हर महीने एक संवाद सभा होती थी जिसमें बोर्ड के सदस्य, कर्मचारी और फेलोज एक साथ बैठते, विचार करते। कोई मंच नहीं, कोई पावर पॉइंट नहीं, बस सच्चे अनुभव। एक दिन सभा के अंत में प्रिया, अब 14 साल की हो चुकी थी, खड़ी हुई। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि चुप रहना सबसे बड़ी हार है, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि बोलना तब मायने रखता है जब वह दूसरों की आवाज भी बन सके। सारे हाल में सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। वह दिन था जब रुक्मिणी ने जाना वह अब परछाइयों से परे आ चुकी है। कुछ समय बाद मीडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, नींव से नेतृत्व तक, जिसमें रुक्मिणी की कहानी को दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री का अंतिम दृश्य था रुक्मिणी प्रिया के साथ पुराने क्वार्टर में बैठी, जहां उन्होंने कभी अकेलेपन की रातें बिताई थीं। प्रिया ने पूछा, माँ, अगर आप वापस उस समय जा सकती जब आप सफाईकर्मी थीं, तो क्या आप कुछ बदलती? उद्धरण चिन्ह। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, क्योंकि अगर वो रातें नहीं होती तो ये सुबह भी नहीं होती। और फिर उन्होंने वही पुराना रेडियो उठाया, जो अब भी चलता था, लेकिन अब उसमें दर्द की धुन नहीं, एक नई उम्मीद की धुन बजती थी।